साथियों, ये हमारा 7वां चर्चा सत्र चल रहा है और विषय है संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण धोखेबाजी का नारा साबित किया। विषय इस अधिवेशन में और इस चर्चा सत्र में क्यों रखा गया, इस अधिवेशन के चर्चा सत्र में क्यों रखा गया है, सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है। आप लोग ये जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने ये संपूर्ण क्रांति का नारा किया था, वो इसी बिहार की भूमि में थी। और बिहार में वो शासक जातियों के हीरो है। शासक जातियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और लोकमान्यता है और शासक जातियों के प्रभाव की वजह से बिहार की जनता में भी उनकी लोकमान्यता है। ये बात हम इसी एक छोटी सी बात से हम पहचान सकते हैं। इसी पटना शहर में 1 किलोमीटर के भीतर, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में जयप्रकाश नारायण के 2 बड़े महाकाय पूर्णाकृति बूथ लगे हुए हैं। अब ये बूथ क्यों लगाए गए, क्यों लगे हुए, और मुख्य चौराहे पर लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए, क्योंकि उनकी लोकप्रियता है या उनको लोकप्रिय बनाया गया। तो ये बिहार की ये जो परिस्थिति है, बिहार में जो उनकी लोकमान्यता है, जिस नारे के आधार पर उनको लोकमान्यता मिली, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि बिहार में ही इस पर हमें चर्चा करना चाहिए। दूसरी और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा सबसे पहले 1974 में दिया था, 1974। इसका मतलब है कि 1999 ये जयप्रकाश नारायण जी के इस नारे का सिल्वर जुबली का साल है, स्वर्ण जयंती का ये वर्ष है। तो हम साल भर से ये सोच रहे हैं कि जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन की क्या देश में जयप्रकाश नारायण जी के अनुयायी या उनके चाहने वाले क्या उसकी कोई सिल्वर जुबली मना रहे हैं? कहीं मनाने के हमें किधर से भी समाचार नहीं मिले, ना तो दिल्ली में मिले, ना तो उत्तर प्रदेश में मिले, ना दक्षिण भारत में मिले। पूना के ब्राह्मण जिन्होंने महाराष्ट्र में जयप्रकाश नारायण जी का ये नारा बहुत बड़े पैमाने पर पहुंचाने की कोशिश की, उस पूना ने भी इसकी सिल्वर जुबली नहीं मनाई। साल भर में इस बात पर इस बात पर हम वॉच कर रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि भाई अगर इधर उधर नहीं मनाई जा रही होगी तो हो सकता है कि वो बिहार में निश्चित रूप से मनाई जा रही होगी। इसकी जो सिल्वर जुबली है वो बिहार में निश्चित रूप से मनाई जा रही होगी।
कुछ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करके निश्चित रूप से मनाई जाती है। अभी साल 2 दिन के बाद खत्म होने वाला है, तो बिहार में आने के बाद भी पता चला कि कोई इसकी सिल्वर जुबली मनाने के लिए तैयार ही नहीं। ये जो बात है, ये जो सच्चाई है, इससे ही इंडिकेट होता है कि जयप्रकाश नारायण का ये संपूर्ण क्रांति का नारा, ये संपूर्ण धोखेबाजी का नारा, और लोगों के, जनता के, देश की जनता के, और विशेष रूप से उस जनता के, उस समाज के जिसे क्रांति की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है, उस जनता के, उस समाज के ये बात समझ में आ गई है। और अगर हम उसकी सिल्वर जुबली मनाएंगे तो हो सकता है कि उनकी तरफ से इसका विरोध हो, इस डर से ये नहीं मनाई जाती। ये बिल्कुल वही बात है, आपको बता रहा कि जब ब्राह्मणवादी लोग पूरे पेट की रजत जयंती मनाने वाले थे 1930 में, 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट हुआ था, और 1982 में उसके 50 साल हो गए। तो हमें ये पता चला था उस वक्त कि कुछ लोग उसके 50 साल की रजत जयंती मनाने की का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने पुणे में एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम, पुणे पैक्ट डिनंसिएशन का, पुणे पैक्ट का हम धिक्कार करते, उसके लिए धिक्कार परिषद आयोजित की थी, और पूरा पैक्ट की रजत जयंती मनाने वाले लोगों के हौसले खराब हो गए और वो मना नहीं सकते। यहां पर भी मुझे ऐसा लगता है कि वातावरण कुछ ऐसा ही दिखता है। एक और बात मैं इसमें आपके सामने सिग्निफिकेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि 6 दिसंबर 1973 को बामसेन राठौर कंट्रोल हो गया है, सुरक्षित राठौर एक बहुत ही छोटी सी एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटी सी पहल, पुणे के 10-5 पढ़े लिखे लोगों ने, 10-5 एजुकेटेड एम्प्लॉइज ने एक छोटी सी पहल 6 दिसंबर 1973 को बामसेन की स्थापना करके की, और उसके ठीक 1 वर्ष बाद संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया जयप्रकाश जी से, और उसका तूफान 76, 77, 78 ये उसके तूफान का दौर रहा। आज के हालात क्या बताते? आज ये बात साबित हो गई है, आज के हालात ये बात साबित करते हैं कि तूफान लाकर चला गया, तबाही मचाकर चला गया, और तूफान को पलट देने के लिए जो एक छोटी सी पहल जो 1973 में हुई, उसने आज इस देश में एक बहुत बड़ा रूप धारण किया। दोनों घटनाओं का कोई परस्पर संबंध ना हो। मैं ये नहीं कहता कि हमारे डर से किसी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, क्योंकि हमारी तो कोई औकात ही नहीं थी, तो हमारे डर से संपूर्ण क्रांति का नारा देने की कोशिश ही, देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन कुछ सहयोग है इसमें, कुछ कोइंसिडेंस है इसमें। मतलब जिन लोगों को बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है, जो लोग इस देश में व्यवस्था परिवर्तन लाना चाहते हैं, ऐसे कुछ लोगों ने 1973 में ये छोटी सी शुरुआत की, और जो लोग व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रचलित व्यवस्था, प्रस्थापित व्यवस्था को बनाए रखना चाहते, केवल बनाए ही नहीं रखना चाहते, उसको ज्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं, उन लोगों ने भी संपूर्ण क्रांति कराना है। मेरा ख्याल है, मैं हमेशा ये कहता हूं, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारे लोगों के पास
आईसाइट नहीं होती, हमारे दुश्मन के पास फोरसाइट है। ये उनके फोरसाइटेडनेस का प्रतीक है। देश में जो सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक भी जो डेवलपमेंट्स होती है, उन डेवलपमेंट्स पर उनकी कितनी कड़ाई की नजर होती है या उनका वो कैसा अध्ययन करते हैं, उसकी कैसी जानकारी रखते हैं, ये इस बात का इंडिकेटर है। लेकिन एक बात हमें मानना होगा कि आज उसकी सिल्वर जुबली क्यों नहीं बनाई जा रही है, क्यों उसको याद नहीं किया जा रहा? क्या जयप्रकाश नारायण जी के सारे अनुयायी खत्म हो गए? क्या जयप्रकाश नारायण को मानने वाला कोई नहीं है? मेरा ख्याल है बहुत लोग हैं जयप्रकाश नारायण को मानने वाले। जयप्रकाश नारायण के अनुयायी आज भी विभिन्न क्षेत्रों में फैले, फिर वो हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे उसकी सिल्वर जुबली बनाने? अगर वो सिल्वर जुबली नहीं मनाते तो क्या हमने इसको, इस नारे को, इस नारे के पीछे की राजनीति को और उसके जो प्रभाव, उसके जो परिणाम हमारे देश के समूची राजनीति पर, सामाजिक और राजनीतिक जो परिणाम हुए, उसका विश्लेषण क्या हमें नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम इस देश की शोषित और शासित जातियां, इस देश का बहुजन समाज इस नारे का सबसे बड़ा भुक्तभोगी है। जब भुक्तभोगी है तो क्या भुक्तभोगियों ने इसका विश्लेषण नहीं करना चाहिए? ये विश्लेषण, इसीलिए ये विषय हमने यहां रखा। सबसे पहली बात इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया तो गया, लेकिन ये संपूर्ण क्रांति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसकी संकल्पना क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? क्या आज तक आप लोगों ने संपूर्ण क्रांति का नारा तो बहुत सुना, क्या आज तक आपको इन बातों की जानकारी है? क्या इन बातों की जानकारी दी गई है? मैं अभी इसी पटना, क्योंकि मैं काफी दिनों से पटना में हूं, तो 6 दिसंबर को यहां इसी गांधी मैदान में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले कुछ लोगों ने एक कार्यक्रम इस ग्राउंड के बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर में एक कार्यक्रम किया था। तो मैं भी उस कार्यक्रम में पहुंचा था। हमारे शिवशंकर सिंह जी जो वो उस कार्यक्रम के आयोजकों में से एक थे। तो मैं जब वहां गया तो मुझे वहां कुछ किताबें मिली। एक किताब का नाम था जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का नारा। जैसे ही मैंने वो किताब देखी, मैंने खरीद ली, और किताब जो आदमी बेच रहा था उसको मैंने पूछा कि ये किताब के लेखक को आप जानते हैं? वो कहता हाँ मैं जानता हूं, वो हमारे संगठन के नेता है। मैंने उसको सीधे से पूछा कि आप कौन है? उसने कहा मैं विद्यार्थी हूं। नहीं, मैंने कहा आप किस जाति के हैं? तो उसने कहा मैं पूर्वी। तो मैंने कहा ये जो आपके लीडर है ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि वो कायस्थ है। तो तभी मैं समझ गया कि संपूर्ण क्रांति के ऊपर आज भी अगर कोई किताब दिखता है तो डेफिनेटली वो निश्चित रूप से ऊंची जाति का ही होगा, फॉरवर्ड कास्ट का ही होगा। लेकिन मैंने किताब खरीदी, और किताब खरीद कर जब कमरे में वापस आया तो मैं सोचा पहले इस किताब का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमने तो विषय रखा है और हमें इस पर बात करनी है, तो ये बात हमें समझना होगा। क्योंकि आज तक मुझे भी हमारे जैसे लोग जो हर जगह से 10-5 किताबें खरीदते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, कई बार हमने संपूर्ण क्रांति की संकल्पना को, जयप्रकाश नारायण की इस संकल्पना को समझने की कोशिश की, लेकिन कभी भी हमें इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली, किसी साहित्य से नहीं मिली। तो वो किताब जो मैंने 25 साल के बाद अगर ये किताब आ रही
ही है, शायद इसमें कोई जानकारी होगी। मैंने पढ़ा उसको, उसमें भी कोई जानकारी नहीं है। मतलब संपूर्ण क्रांति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसकी संकल्पना क्या है, ये बात आज तक जिस जयप्रकाश नारायण ने ये नारा दिया, ना तो उन्होंने कभी इसको स्पष्ट किया, ना उनके अनुयायियों ने इसको स्पष्ट किया, ना उनको मानने वाले लोगों ने कभी स्पष्ट किया। उस किताब में क्या है? उस किताब में संपूर्ण क्रांति के नारे से जो बदलाव आया है, उनको जो कठिन बदलाव दिखता है, वो बदलाव के बारे में। तो संपूर्ण क्रांति का ये जो नारा है, ये नारा कभी भी परिभाषित नहीं किया गया, इसलिए ये एक कंफ्यूज वर्ड था, भ्रमित करने का शब्द था, ऐसा मेरा मानना है। इसको क्यों परिभाषित नहीं किया गया? क्योंकि इस देश की आम जनता का, क्योंकि इस देश की शोषित और शासित जातियां, इस देश का बहुजन समाज इस देश की व्यवस्था में बदलाव चाहता है, ताकि उसके जीवन में कुछ बदलाव आए, उसके हालातों में कुछ बदलाव आए, उसका उत्थान हो, उसकी गरीबी दूर हो। जैसा हमारे जमीन प्रभु साहब ने कहा था कि वो क्रांति जो माओ की किताब उन्होंने पढ़ी थी, तो उनको ऐसा लगा कि अब मुझे जल्द से नौकरी मिलने वाली है, रोजी रोटी की कोई फिक्र नहीं है, देश सुखलाम मिलने वाला है। तो वो अपना उत्थान देश के उत्थान में देखना चाहते हैं। अगर देश का उत्थान होता है तो वो ये मानते हैं कि उनका भी उत्थान होगा। तो अपने उत्थान के लिए ऐसी बातों को सुनते रहते, ऐसी बातों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो क्या ये संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण की थी, वो इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बदलने की क्रांति थी? सबसे पहली बात, क्योंकि रिवॉल्यूशन मीन्स चेंज ऑफ सिस्टम। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होती है, जो वर्तमान व्यवस्था होती है, उसका अपरूट होना और उसके स्थान पर, उसके जगह पर एक नई व्यवस्था बनना, लागू होना, यह है क्रांति, यह है रिवॉल्यूशन की संकल्पना। रिवॉल्यूशन इज नेसेसरी accompanied with change of system। चेंज ऑफ सिस्टम के बगैर क्रांति हो ही नहीं सकती। तो क्या जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति है, क्या ये इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बदलने की संपूर्ण क्रांति थी? ना तो इसे परिभाषित किया और ना आज परिणामों से हमें ऐसा लगता है, बल्कि हमारा यह कहना है कि जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के नारे से इस देश में ब्राह्मणवाद दोबारा मजबूती से खड़ा हुआ। आज जो हालात दिखते, उसे क्या लगता है हम लोगों को, क्या लगता है आप लोगों को? क्या ब्राह्मणवाद मजबूती से खड़ा हुआ नहीं है, खड़ा नहीं है? मैं थोड़ा सा बाद में बोलूंगा इसको। इसलिए इसको परिभाषित नहीं किया गया। क्यों? कि अगर इसकी परिभाषा करना हो, लिखित रूप में परिभाषा करना, और इस परिभाषा का, उसकी संकल्पना का अगर समाज में प्रचार करना है, तो वो प्रचार इस तरह से करना होगा, और इस तरह का उसका काम नहीं था, इस तरह का उसका स्वरूप नहीं था। तो संपूर्ण क्रांति के नाम पर वो जो करना चाहते थे, उसका प्रचार नहीं किया जा सकता, उसका प्रचार नहीं किया जा सकता था। क्योंकि उसका अगर प्रचार किया जाता तो जनता उनको क्यों साथ देती? सिंपल बात होगी। संपूर्ण क्रांति के नाम पर जयप्रकाश नारायण जो करना चाहते थे, उसका प्रचार नहीं
किया जा सकता था, ये उनकी मजबूरी थी। और जिस बात का प्रचार किया जाए उसका वो प्रचार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो वैसा कुछ करना ये उनका मकसद ही नहीं था। इसलिए संपूर्ण क्रांति के इस नारे को कहीं पर भी किसी भी रूप में कभी परिभाषित नहीं किया गया। तो फिर क्या हुआ? ये क्यों किया गया? इसके पीछे की सोच क्या है? इसके पीछे की परिस्थिति क्या है? पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, जयप्रकाश नारायण आजादी के आंदोलन के एक नेता, गांधी जी के अनुयायी थे, आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए थे। लेकिन आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। जयप्रकाश नारायण भी प्रधानमंत्री के पोस्ट के कंटेंडर थे उस वक्त। जिस तरीके से लोहिया बिल्कुल बनना चाहते थे, वो भी गांधी जी के अनुयायी थे, गांधी जी के साथी थे, गांधी जी के अनुयायी थे। वो भी आजादी के आंदोलन के आउटकम से कुछ पाना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे। उसी तरीके से जयप्रकाश नारायण भी एक एस्पायरिंग कैंडिडेट थे, एक एस्पायरिंग राजनीतिक नेता थे। तो एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण, तीसरी तरफ राम मनोहर लोहिया। कांग्रेस की एक मैन में तीन तीन तलवारें कैसी रह सकती है? कांग्रेस की एक मैन में तीन तीन तलवारें नहीं रह सकती। तो जिसकी तलवार में ज्यादा जोर होगा उसकी तलवार ही मैन में फिट होगी। नेहरू का पक्ष मजबूत था, ताकतवर था, क्योंकि नेहरू इन तीनों में वर्ण व्यवस्था के पहले नंबर के थे, ब्राह्मण। जयप्रकाश नारायण ब्राह्मण नहीं थे, कायस्थ थे। सही बात है, जयप्रकाश नारायण कायस्थ थे, राम मनोहर लोहिया बनिया थे। तो नेहरू ब्राह्मण होने की वजह से उनकी तलवार कांग्रेस के मैन में फिट हो गई और फिट बैठ गई। तो निश्चित रूप से राम मनोहर लोहिया को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, उसी तरीके से जयप्रकाश नारायण को भी कांग्रेस छोड़ना है। तो मेरा यह मानना है कि जयप्रकाश उनका टेलीफोन आया था, ये नेहरू और अर्जेंट कोई व्यक्ति उनसे टेलीफोन पर बात करना चाहता है, शिवराज सिंह बेचन। तो मेरा ये मानना है, हमारा ये मानना है कि जयप्रकाश नारायण ये जवाहरलाल नेहरू की राजनीति के शिकार है, विक्टिम है। और विक्टिम है, उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, आए हैं उनका महत्व कम हो गया देश की राजनीति में। क्या करना चाहिए? तो जयप्रकाश नारायण ने इसका बदला कांग्रेस से लेना चाहिए। ये मनुष्य मात्रा का स्वाभाविक स्वभाव है। इसलिए जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के घोर विरोधी बन गए और वो कांग्रेस से बदला लेने की ताक में थे, अवसर की ताक में थे। वो कांग्रेस से दुखी थे। नेहरू ने अपनी विरासत इंदिरा गांधी के हाथ में दी, मतलब इंदिरा गांधी के हाथ में आई। इंदिरा गांधी भी कोई जयप्रकाश नारायण को साथ लेकर तो चल नहीं सकती। तो कांग्रेस से बदला कैसे लिया जा सकता? कांग्रेस से बदला लेना इसका मतलब है कि कांग्रेस को सत्ता के स्थान से दूर करना। ये अवसर की तलाश में जयप्रकाश नारायण थे और ये अवसर उन्हें इंदिरा गांधी की ने जो इमरजेंसी लगाई थी, उस इमरजेंसी ने ये अवसर जयप्रकाश नारायण को प्रदान किया। ये उसका क्रम हुआ।
लेकिन इसके साथ साथ एक बात आपको मानना होगा कि कांग्रेस सत्ता पर क्यों थी, सत्ता पर क्यों नहीं रहती थी? क्योंकि कांग्रेस को इस देश की शोषित और शासित जातियों का, दलितों का, मुसलमानों का, कुछ हद तक ओबीसी के लोगों का, आदिवासियों का बड़े पैमाने पर समर्थन था। तो इसका मतलब यह है कि जब तक ये जो शोषित और शासित जाति है जो कांग्रेस के साथ जुड़ी थी, उनको जब तक कांग्रेस से तोड़ा नहीं जाता तब तक कांग्रेस को सत्ता से हटाया नहीं जा सकता। ये स्थिति थी। तो पोस्ट इमरजेंसी पीरियड ने जयप्रकाश नारायण को यह अवसर प्रदान किया, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान इस देश की इन जातियों पर, इन शोषित और शासित जातियों पर जो जुल्म हुए, नसबंदी का जुल्म हुआ और कई प्रकार की जबरदस्तियां हुई, इससे इन्हीं जातियों में सबसे ज्यादा आक्रोश था, असंतोष था और आक्रोश था। इसलिए उनके आक्रोश और असंतोष का फायदा लेकर जयप्रकाश नारायण ने उसको देखकर इन्होंने उनको अपनी तरफ एक वैकल्पिक राजनीति की तरफ आकर्षित करने की योजना बनाई। लेकिन ये कैसे होगा? जब तक कांग्रेस से बेहतर कार्यक्रम नहीं दिया जाता इन लोगों को, ये जनता को, ये लोगों को, इन शोषित और शासित जातियों को कांग्रेस से बेहतर कार्यक्रम के बगैर उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया जा सकता। ये भी एक बात है। इसलिए जयप्रकाश नारायण और जयप्रकाश नारायण के साथ जो उनके सलाहकारों में से जो लोग थे, उन्होंने मिलकर ये संपूर्ण क्रांति का नारा, ये स्लोगन बनाया और उसका प्रचार प्रसार शुरू। एक और बात इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो नारा जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का दिया था, इसको सारे देश में पहुंचाने का काम इंडियन एक्सप्रेस, जो ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन है अखबारों का, इंडियन एक्सप्रेस, उसने सबसे ज्यादा इसमें रोल अदा किया। और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के उस वक्त के मुखिया कौन थे? गोयनका, बनिया। अब मुझे बताइए कि चलो हम अगर 2 मिनट के लिए ये मानते हैं कि जयप्रकाश नारायण कोई लोभी व्यक्ति नहीं है, निरपेक्ष है, वो सही माने से इस देश की तरक्की चाहते, इस देश की जनता की तरक्की चाहते हैं, वो धन दौलत के चक्कर में नहीं है, चलो हम मान लेते हैं, वो इस देश की जनता का उत्थान चाहते हैं। तो भाई ये बनिया जो है गोयल का, पेपर मैग्नेट जिसको कहा जाता है, पेपर मैग्नेट, जर्नलिस्ट नहीं, अखबार शुरू करने वाला एक पत्रकार नहीं, इनको पेपर मैग्नेट कहा जाता है। जैसे स्वराज पाल जो है लंदन में, जो इंडियन ओरिजिन का जो बिजनेसमैन है, उसको आयरन मैग्नेट कहा जाता है, उसको पेपर मैग्नेट कहा जाता है। ये अखबार का धंधा करने वाले बड़े पूंजीपति और उद्योगपति थे गोयल का। तो गोयल का क्या इंटरेस्ट है संपूर्ण क्रांति का प्रचार करने में? क्योंकि अगर इस देश में सही माने से अगर क्रांति हो जाती है तो उसका सबसे पहला विक्टिम तो गोयल का होगा या पूंजीपति लोग होंगे। तो पूंजीपति लोगों ने संपूर्ण क्रांति का नारे का प्रचार क्यों किया? इसका कारण यह है कि गोयल का भी कर्मठ कांग्रेस विरोधी थे, कर्मठ कांग्रेस विरोधी, कर्मठ कांग्रेस विरोधी। और इंदिरा गांधी ने उनको जो ट्रीटमेंट दिया था, उनके साथ जो व्यवहार किया था, कुछ व्यवहार किया था, उस व्यवहार से वो बहुत दुखी थे और वो भी
इंदिरा गांधी से और उनकी कांग्रेस से बदला लेने का अवसर तलाश रहे गोयल का। इसलिए जयप्रकाश नारायण का नारा और गोयल का की प्रचार करने की मशीनरी, इसका ये कॉम्बिनेशन एस्टैब्लिश हुआ। ये पॉलिसी देखो कैसे है। हमारे बहुत से हमारे नौजवान इसके चक्कर में आ गए, तो इसका चक्कर में आ गए। तो लोग ये नहीं सोचा गया आज जब इसका जब आज भी कुछ लोग हमने भी नहीं सोचा। लेकिन हमें ये लग रहा था हम जो बामसेब वाले लोग हैं, क्योंकि बामसेब की गतिविधियां तभी से हमने शुरू की थी, तो हम लोग ये लग रहे हम लोगों को ये पूरा लग रहा था कि ये कोई चक्कर है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चक्कर है। लेकिन ये चक्कर है। हम बामसेब के ही कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इस चक्कर में नहीं आए, वो इससे बाहर रहे और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपना काम और अपनी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाने का काम, अपना संगठन बनाने का काम और बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ये चक्कर हमें भी उस वक्त पूरा नहीं समझ में आया। लेकिन आज जब उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो ये सारी बातें हमारे सामने आती हैं। तो इस क्रांति का प्रचार एक बढ़िया पेपर मैग्नेट, एक पूंजीपति अखबार वाला करता है, हमें समझ लेना चाहिए कि वो क्रांति नहीं है, क्रांति के नाम पर कोई और चीज है, कोई और मसला। आउटकम क्या हुआ उसका? फिर तीसरी बार इसमें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें उस वक्त का जनसंघ और संघ परिवार के लोग क्यों शामिल हुए? संघ परिवार के लोग तो आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। 1925 में संघ आरएसएस की स्थापना हुई और उस वक्त गांधी जी के आजादी के आंदोलन का दौर था और बहुत बड़ा जनता का और इस देश के नेतृत्व करने वाले लोगों का उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव था। दबाव। बाबा साहब अम्बेडकर को देशद्रोही कहा जाता है क्योंकि वो आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। वो अरुण शौरी जो आज संघ परिवार के तरफ से मिनिस्टर बना हुआ है, वो बाबा साहब अम्बेडकर को देशद्रोही कहता है क्यों? कि वो आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। उसने कभी ये सवाल पूछा संघ परिवार वालों को कि तुम आजादी के आंदोलन में क्यों शामिल नहीं हुए? तो क्या संघ परिवार वाले लोग देशद्रोही नहीं है? क्योंकि वो भी तो गांधी जी के आंदोलन में रेलवे रिजर्वेशन के बारे में संपर्क करना है। 2 मिनट में अगर वो आ सकते हैं तो उसी स्थिति में संपर्क हो सकता है। तो साथियों को भी संपर्क करना है रेलवे रिजर्वेशन के बारे में। तो थोड़ा कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कांग्रेस विरोधी राजनीतिक शक्तियां थी देश में, एंटी कांग्रेस जो शक्तियां थी, एंटी कांग्रेस ताकतें थी, उनको जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के खिलाफ ऑर्गेनाइज करने की, एकत्र लाने की कोशिश की। मैं ये नहीं मानता कि संघ परिवार केवल इतनी सी बात को लेकर जयप्रकाश नारायण के इस आंदोलन में शामिल हुआ, बल्कि जयप्रकाश नारायण के साथ उनका जो उस वक्त, ये हमारा अनुमान है, जो आज के हालातों से ये हम साबित कर सकते हैं, परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर यह आज हम कह सकते हैं कि ये उनके साथ उनकी जो सोच बनी, उस सोच के आधार पर और जो ऑब्जेक्टिव बना, उस ऑब्जेक्टिव के आधार पर ये बातें ये संघ परिवार के लोग उसमें सोची समझी सोच के तहत वो उसमें शामिल हुए। क्या वो ऑब्जेक्टिव क्या था? वो ऑब्जेक्टिव ये था कि कांग्रेस को सत्ता से दूर किया जाए, लेकिन सत्ता तो ब्राह्मणों के हाथों में रहनी चाहिए। कांग्रेस को दूर किया जा सकता है, लेकिन क्या ब्राह्मणों को सत्ता से दूर करना था उसका मतलब पूर्ण क्रांति का?
संपूर्ण क्रांति का मकसद ब्राह्मणों को सत्ता से दूर करना या ब्राह्मणवादियों को सत्ता से हटाना और ये देश की शोषित और शासित जातियों के हाथों में सत्ता देना ये नहीं था। तो सत्ता तो ब्राह्मणों के ही हाथों में रहनी चाहिए। तो कौन से ब्राह्मणों के हाथों में रहनी? मोरारजी देसाई तो है, ये जो मोरारजी देसाई है ये तो तत्कालीन व्यवस्था थी, टेम्पररी अरेंजमेंट के लिए, टेम्पररी व्यवस्था थी। क्योंकि मोरारजी देसाई को हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हो कि मोरारजी देसाई के पास ना तो कोई संगठन था, ना तो कोई जनसमर्थन था, क्योंकि सीधे संघ परिवार के ब्राह्मणों को सत्ता के शीर्ष स्थानों पर नहीं बिठाया जा सकता था, इसलिए मोरारजी देसाई को टेम्पररी रूप में सोचा गया। तो संघ परिवार के ब्राह्मणों को, बीजेपी के ब्राह्मणों को, कांग्रेस के ब्राह्मणों को अगर सत्ता से हटाया जाता है तो बीजेपी के ब्राह्मणों को सत्ता पर लाना और सत्ता पर बैठने के लिए उनको प्रतिष्ठा हासिल करा कर देना, प्रतिष्ठा प्राप्त करा कर देना, ये जयप्रकाश नारायण का मकसद था। और यही हुआ, ये बात हमको समझना चाहिए। और इसीलिए इस संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते? क्या ये हमारे साथ धोखेबाजी नहीं है? क्योंकि जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, उस राजनीतिक परिवर्तन में दलितों ने, मुसलमानों ने, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर जयप्रकाश नारायण का साथ दिया, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण नारे की क्रांति का साथ दिया, प्रतिसाद दिया। और उससे जो कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण है, कांग्रेस के ब्राह्मणों से जो ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण है, उनको सत्ता पर बिठाया। केवल जगजीवन राम से धोखेबाजी हुई ऐसा नहीं, छोटी बात है। जैसा जिन्होंने कभी ने कहा कि जगजीवन राम से जगजीवन राम से तो धोखेबाजी होना सही था, क्योंकि जिसका मकसद ही कुछ और है और यह उसका हिडन एजेंडा था। संपूर्ण क्रांति के नारे के पीछे का ये हिडन एजेंडा था, ऐसा हमारा कहना है। ये हमारे साथ धोखेबाजी, ये क्रांति के नाम पर की गई प्रतिक्रांति है और ये प्रतिक्रांति जयप्रकाश नारायण ने की। इसलिए जयप्रकाश नारायण इस देश की शोषित और शासित जनता के, इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग और मुसलमान, सिख, ईसाई इनके गुनाहगार है। नेता नहीं, लोकनायक कहा जाता है उनको, ये ब्राह्मणों की परंपरा है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। कौन लोग मानते हैं भाई उनको? कितने लोग मानते हैं उनको? जैसे जैसे हमारे समाज, जैसे जैसे देश में जागृति बढ़ेगी, ये लोक मान्यता जो है वो नहीं थी कभी, लेकिन एक आदमी भी उनको मानने वाला नहीं बचेगा। और जो मानते हैं वो उनका नाम भी चौराहे पर खड़े होकर ले नहीं सकेंगे, आज भी लेने में शर्म महसूस करते हो। तो ये क्रांति के नाम पर हुई प्रतिक्रांति है। क्यों? क्योंकि क्रांति कैसे होती है? क्रांति तभी हो सकती है जब उस क्रांति का नेतृत्व समाज का सबसे निचला तबका है। लेकिन ये जो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व सारा इस देश की शासक जाति या ऊंचे तबके की जातियां कर रही है। तो क्या ऊंचे तबके की जातियों के नेतृत्व में क्या क्रांति कभी संभव है? ये कभी भी संभव नहीं। इसलिए आज कुछ लोग ये बताते हैं, ये कहते हैं
कि जयप्रकाश नारायण का नारा तो बहुत अच्छा था, सार्थक था, लेकिन वो फेल हो गया। मेरा ये मानना है कि जयप्रकाश नारायण का नारा ना तो सार्थक था, ना तो वो सफल बनाने के लिए दिया गया नारा, ना तो वो सफल बनाने के लिए दिया गया नारा, वो लोगों को भ्रमित करने के लिए, इस देश की शोषित और शासित जातियों को भ्रमित करने के लिए, और भ्रमित कर उनको कांग्रेस से तोड़कर उनको संघ परिवार के ब्राह्मणों के साथ या बीजेपी की दिया गया नारा। और यही कारण है कि इसी नारे के बदौलत आज बीजेपी के लोग, संघ परिवार के लोग सत्ता के शीर्ष स्थानों पर बैठे हुए, और ये शुरुआत जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से हुई। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये नारा केवल फेल नहीं हुआ, ये नारा धोखेबाजी के लिए दिया गया, भ्रमित करने के लिए गया, और इस नारे का और ये नारा देने वाले लोगों का कभी भी इसको सफल बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था। ये नारा केवल ब्राह्मणवादियों की एक पार्टी सत्ता से हटाकर ब्राह्मणवादियों की दूसरी पार्टी सत्ता में लाना, और जो सत्ता में आती है उसको सत्ता में आने से पहले उनको प्रतिष्ठा दिलाकर देना, ये प्रतिष्ठा दिलाकर देने के लिए ये नारा दिया गया है। ये मेरा कहना है। इस बात को हमें समझना होगा, तो इसको समझते हुए हमें अपने लोगों को और अपने समाज को और हमें अपने लोगों को जागरूक करना होगा। बस इतनी बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, और इतनी बात कहते हुए मैं आपकी रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।